रात के 2 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अभिजीत और विवेक लिविंग रूम के टीवी पर ये हॉरर मूवी देख रहे थे। विवेक अभिजीत के घर रात को सोने के लिए आया था, क्योंकि उस दिन अभिजीत के मम्मी पापा आउट ऑफ टाउन गए थे और अभिजीत घर पर अकेला था। तभी टीवी में मूवी का वो डरावना सीन चल रहा था, जिसमें वो चुड़ैल टीवी के बाहर निकल कर आती है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और दोनों की सांसें रुक गई। भाई, इतनी रात गए कौन आया होगा? कहीं वो सीरियल किलर तो नहीं है ना? तभी फिर से किसी ने दरवाजा पीटते हुए दस्तक दी। कौन है? अभिजीत ने डरते हुए अंदर से पूछा, पर बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैं पूछता हूँ, कौन है? विवेक ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा। मैं हूँ, ईशा। बाहर से एक लड़की की आवाज आई। दोनों सोचने लगे कि रात के 2 बजे ये लड़की हमारे घर क्यों आई होगी। उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था, इसलिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? विवेक ने अंदर से उस लड़की से पूछा। जी, मैं क्लब से अपने घर जा रही थी कि तभी मूसलाधार बारिश शुरू हुई। रास्ते पर पूरा पानी भरा पड़ा है, इसलिए स्कूटी चल नहीं रही है। इसीलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ कि क्या मैं कुछ देर बारिश रुकने तक आपके यहाँ रुक सकती हूँ? दरवाजे पर खड़ी उस लड़की ने कहा। तभी विवेक ने दरवाजे के पिपहोल से दरवाजे पर खड़ी उस लड़की को देखा। वो बारिश में भीगी हुई थी, पर वो लड़की थी बड़ी सुंदर। इसलिए विवेक ने अभिजीत से कहा, यार, मुझे लगता है कि हमें दरवाजा खोलना चाहिए और उसे घर के अंदर बुला लेना चाहिए। नहीं, मुझे तो लगता है कि हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इस लड़की ने डोरबेल होते हुए भी रात को दरवाजे पर दस्तक दी है। और मम्मी हमेशा कहा करती हैं कि सिर्फ काली शक्तियां ही रात को दरवाजे पर दस्तक दिया करती हैं। हाँ। तभी दरवाजे पर खड़ी लड़की जोर से चीखी। अबे अकल के अंधे, वो अभी अभी छींकी है। इसका मतलब वो लड़की है, कोई चुड़ैल नहीं। और अगर तू अभी उसे अंदर नहीं लेगा तो वो बीमार पड़ जाएगी। ऐसा कहकर उसने दरवाजा खोला और उस लड़की को घर के अंदर ले लिया। उसने उसे लिविंग रूम के सोफे पर बिठाया। विवेक ने उसे भीगे हुए बालों को सुखाने के लिए तौलिया दिया और फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। विवेक उस लड़की पर पूरी तरह लट्टू हो गया था, पर अभिजीत अभी भी उस लड़की को शक भरी नजर से देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़की सीरियल किलर भी तो हो सकती है। कुछ देर में बारिश रुक गई और रास्ते पर का पानी ड्रेन हो गया। वैसे वो लड़की अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी, पर जाते समय उसने अपने बैग से एक पेंटिंग निकाली, जो कि एक काले कपड़े से ढकी हुई थी। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती, पर ये पेंटिंग एक तोहफे के तौर पर रख लो। उस लड़की ने विवेक को पेंटिंग देते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, तस्वीर की क्या जरूरत है? अभिजीत ने लड़की से कहा, पर तभी विवेक बोला, अरे रहने दो ना। एक सुंदर लड़की अगर तुम्हें कुछ दे रही है तो उसे लेना चाहिए। इसीलिए अभिजीत चुपचाप बैठ गया। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली गई। उस लड़की के चले जाने के बाद विवेक ने उस पेंटिंग पर ढका हुआ काला कपड़ा निकाला और उस पेंटिंग को देखकर वो चौंक गया, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ही डरावनी थी। वो पेंटिंग एक जंगल की थी, जिसमें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसकी हवाई जड़ों से कई सारे कटे हुए लड़कों के सर बंधे हुए थे। पेड़ के नीचे एक काला डरावना आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था, जिस पर खून लगा हुआ था। वो पेंटिंग देखकर अभिजीत डर गया। अरे ये कैसी पेंटिंग है? मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी के अभी इसे घर से बाहर फेंक दो। पर वो पेंटिंग डरावनी होने के साथ साथ बहुत बढ़िया भी थी, और ऊपर से उसे वो पेंटिंग उस लड़की ने दी थी, इसलिए विवेक वो पेंटिंग बाहर फेंकने के लिए तैयार नहीं था। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? ये सिर्फ पेंटिंग ही तो है। दोनों के बीच बहुत देर बहस हुई और आखिरकार अभिजीत उस पेंटिंग को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गया, पर उसने वो पेंटिंग अपने बेडरूम में एक टेबल पर रख दी और वो लिविंग रूम में टीवी देखने के लिए चला गया। वो दोनों मूवी देख ही रहे थे कि तभी बिजली चली गई। तभी उन्हें अभिजीत के बेडरूम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। अभिजीत डर गया, उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। शायद पेंटिंग टेबल से गिर गई होगी, मैं उठा कर आता हूँ। विवेक बोला और मोबाइल की टॉर्च लगाकर वो अभिजीत के बेडरूम की तरफ जाने लगा। विवेक मत जाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अभिजीत ने विवेक से कहा, पर सुने वो विवेक कैसा। वो बेडरूम का दरवाजा खोलकर बेडरूम में चला गया। तब उसने देखा कि वो पेंटिंग तो सच में टेबल से नीचे गिर गई है।
पर जब उसने पेंटिंग उठाई तब डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस पेंटिंग में से वो आदमी गायब हो चुका था। ये पेंटिंग में से आदमी कहाँ चला गया? और जैसे ही उसने ये सोचा, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब उसके पैरों तले जमीन फिसल गई, क्योंकि उसके पीछे वही आदमी खड़ा था जो उस पेंटिंग में से गायब हो गया था। उसके हाथ में बड़ी सी कुल्हाड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। उस भयानक आदमी को अपने सामने देखकर विवेक ने डर के मारे पैंट में पेशाब कर दी। उसके पैर थर थर कांप रहे थे। वो विवेक हमला करने ही वाला था कि तभी अभिजीत ने पीछे से आकर उस आदमी के सिर में लोहे का रॉड मार दिया, पर उस आदमी को कुछ भी नहीं हुआ। उसने विवेक को छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखा, पर तभी विवेक बेडरूम से बाहर भाग गया। अभिजीत भी उसके पीछे पीछे भागा। वो दोनों भी घर के दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अभिजीत ने खिड़की खोलकर बाहर देखा, तब उसे घर के बाहर वही लड़की दिखाई दी जिसने उन्हें वो पेंटिंग दी थी। वो उसकी तरफ देखकर डरावने तरीके से हंस रही थी। विवेक समझ गया कि उस लड़की ने ही उन्हें घर के अंदर लॉक कर दिया है और उसने जानबूझकर उन्हें वो भूतिया पेंटिंग दी थी। तभी अभिजीत जोर से चिल्लाया, विवेक, भाग, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। जब विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी उनकी तरफ ही आ रहा था। अभिजीत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए स्टोर रूम में ले गया। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उस आदमी ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। दरवाजा आधा टूट चुका था। अब कुछ ही देर में वो गिरने वाला था। विवेक बहुत ही ज्यादा सहम गया था। विवेक सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और पागलों जैसी बातें करने लगा। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। विवेक, हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। हमें इस आदमी का डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। अभिजीत ने विवेक से कहा, पर फिर भी वो सिर्फ एक ही बात दोहराया जा रहा था। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तभी उस आदमी ने कुल्हाड़ी से पूरा दरवाजा तोड़ा और दरवाजा जमीन पर गिर गया। वो विवेक को सामने देखकर सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी मैंने उसके सिर में वो कुल्हाड़ी मार दी। वैसे वो आदमी चिल्लाया। उसका सर 2 टुकड़ों में बट गया और वो नीचे गिर गया। वो जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। पूरा फर्श उसके खून से सिंच गया था। मैं विवेक के पास गया। विवेक, वो मर चुका है, अब हमें कुछ नहीं होगा। पर तभी वो बोला, नहीं, वो नहीं मरा है। ऐसा कहकर उसने मेरे पीछे उंगली दिखाकर इशारा किया, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो आदमी वापस से खड़ा हो गया था। उसने मेरा गला पकड़ा और मुझे उठाकर दीवार पर फेंक दिया। मैं नीचे गिर गया। मेरे सिर में चोट लग गई थी, इसलिए मैं अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। उस आदमी ने विवेक के सिर के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए स्टोर रूम के बाहर लेकर गया। मैं जमीन पर रेंगते हुए उस आदमी के पीछे गया। वो आदमी उसे घसीटते हुए मेरी बेडरूम में ले गया, जहाँ पर वो पेंटिंग थी। मैं समझ गया था कि वो आदमी विवेक को पेंटिंग में अपने साथ ले जा रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत एक कर दी और जैसे तैसे करके बेडरूम की तरफ भागा। तभी उसने मेरी आंखों के सामने पेंटिंग में छलांग लगाई और वो विवेक को अपने साथ पेंटिंग में ले गया। मैं भागते हुए पेंटिंग के पास चला गया और मैंने पेंटिंग में देखा वो आदमी घसीटते हुए विवेक को बरगद के पेड़ के पास ले गया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्हें जोड़कर उस पेड़ से बोला, हे राक्षस देवता, क्या आपको ये बलि कबूल है? तभी उस पेड़ पर 2-3 मशालें जल पड़ी। वैसे ही वो आदमी हंस पड़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। मैं तभी समझ गया कि वो आदमी उस भूतिया पेड़ को विवेक की बलि चढ़ाने वाला है। मैंने वो पेंटिंग उठाई और उसे हिलाने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा करने से वो आदमी पेंटिंग के अंदर इधर उधर हिलने लगेगा और वो नीचे गिर जाएगा। मैंने पेंटिंग हिलाकर उस पेंटिंग में देखा, पर तभी उस आदमी ने कुल्हाड़ी से विवेक का सर धड़ से अलग कर दिया और वो कटा सर जमीन पर गिर गया। विवेक की लाश जमीन पर तड़प रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने विवेक का सर काटकर उसे मार डाला, पर मैं देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सका। मैं रोते हुए पेंटिंग में देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और बोला, मैं आ रहा हूँ। मुझे लगा कि वो आदमी अब तस्वीर के बाहर आ जाएगा। मैंने बिना समय गंवाए मेरे सभी कपड़े उस पेंटिंग के ऊपर फेंक दिए और मैं एक कपड़ा लेकर किचन में भागा। वहां मैंने उस कपड़े को आग लगाई और उसे लेकर मेरे कपड़ों के ढेर पर फेंक दिया। देखते ही देखते मेरे कपड़े जलने लगे
और उसके साथ साथ वो पेंटिंग भी जलने लगी।